हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिल्मी इंडियन एक्सप्लेनर। आज हम बात करने वाले हैं 2022 में आई हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी के बारे में, जिसका नाम है PS1। ये मूवी 9.2 आउट ऑफ 10 है IMDb रेटिंग और 95% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। ये मूवी 1955 में आई पोलिस एल्बियन बुक के ऊपर आधारित है। इस मूवी में चोल वंश, जो कि दक्षिण भारत की एक बहुत बड़ी साम्राज्य है, उसकी राजनीति, कूटनीति और कैसे ये वंश की विनाश हुआ था, इसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी को। मूवी की शुरुआत 1000 पुराने साल वाला व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं चोल साम्राज्य के राजमहल। वहाँ पे होते हैं सुंदर चोल महाराज और उनके दो बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम होता है आदित्य करिकलम और दूसरे बेटे का अरुण मोजी है, जिसको मूवी में पोन्नियिन सेल्वन बताया गया है। उसका नाम पोन्नियिन सेल्वन इसलिए हुआ था क्योंकि वो बचपन में पोनी नदी में गिर गया था और मरते मरते बचा था। इस वजह से बचपन से ही उसका नाम पोन्नियिन सेल्वन होता है। उनकी बहन कुंताबाई होती है, जो कि अर्थनीति और राजनीति में पारंगम होती है। यहाँ हम देखते हैं तांजोर के महल में चोल महाराज बहुत बीमार होते हैं। दूसरी तरफ शिमला में अरुण राजा महेंद्र से युद्ध कर रहा होता है और आदित्य नॉर्थ में पुन्नो से युद्ध कर रहा होता है। और आदित्य को पता चलता है कि उसके महल में कुछ षड्यंत्र चल रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी दोस्त पांथी आयन को बुलाता है और उससे इस बात का पता लगाने को कहता है। और इस बात का पता लगते ही वो अपनी बहन कुंदाबाई को इस बारे में सूचित करने के लिए कहता है। अब यहाँ से पांथियायन के काम शुरू होता है। वो अपने भेष बदल के किसी तरीके से महल के अंदर प्रवेश करता है और वहाँ पर वो परमितेश्वर, जो कि सबसे शक्तिशाली चोल वंश के सम्राट होते हैं, उनसे मिलते हैं। उन्होंने रानी नंदिनी से शादी की थी, जो कि उनसे बहुत उम्र में कम होती है और बहुत सुंदर होती है। यहाँ पर वो चुपके से परमितेश्वर और उसके मंत्रियों की बात सुनता है। यहाँ पर वो सुनता है कि राजा सुंदर चोल अपने बड़े बेटे विक्रम को अपनी दायित्व देना चाहते हैं, उसे राजा बनाना चाहते हैं। पर इस बात के लिए बहुत लोग अपोज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों की ये मानना था कि उस राजगद्दी का असली हकदार कांदा के पुत्र मधुरतन होना चाहिए था। पर यहाँ पर आदित्य को चुना जा रहा था। पर तभी वहाँ पर मधुरतन आता है और अपनी राजा होने की इच्छा प्रकाश करता है। अब यहाँ पर मधुरतन और मंत्री मिलके कुछ प्लानिंग करने लगते हैं और अभी ये बात पति आयन को राजा सुंदर चोल को बतानी थी। अब वो महल से निकल के जा रहा होता है कि उसे रास्ते में नंदिनी मिलती है, जो कि उसे अपने एक हीरे की अंगूठी देती है और कल महल में आने को कहती है। उसकी बात के अनुसार पंथी आयन कल अपनी उस अंगूठी को लेके महल में जाता है और वहाँ पर उसे सेनापति बंदी बना के राजा के सामने ले जाता है। वहाँ पर वो सुंदर चोल को सारी बातें बताता है कि उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो उन्हें मंत्रियों के कारनामे और उसके साथ नंदिनी की दी हुई अंगूठी भी दिखाता है और आदित्य ने ही उसे पैगाम लेके भेजा है, ये भी वो बताता है। इसके बाद सेनापति को उसके ऊपर बहुत शक हो जाता है, जिस वजह से वो उसे बंदी बनाने के लिए ऑर्डर देते हैं, क्योंकि वो भी पर्वतेश्वर का ही छोटे भाई होते हैं। और अब यहाँ पर पौंती किसी तरीके से बचते बचाते अपनी भेष बदल के पहुंच जाता है रानी नंदिनी के पास, क्योंकि वही होती है जो उसे बचा सकती थी। अब यहाँ पर रानी नंदिनी को जाके वो बोलता है कि मुझे ये बात किसी भी तरीके से कुंदाबाई तक पहुंचानी ही होगी, क्योंकि आदित्य ने कहा है। अब यहाँ पर नंदिनी उसे बताती है कि कुंदाबाई जो भी योजना बनाए उसे पहले आके तुम्हें मुझे बताना है। अब यहाँ पर पौंथी को वो किसी अलग रास्ते से निकाल लेती है। दूसरी तरफ राजा पर्वतेश्वर महल में पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके नाम में कोई और राजा सुंदर चोल से मिलके गया है और उन्हें उनकी योजना के बारे में बताया है। अब यहाँ पर वो अपने छोटे भाई को उसे ढूंढने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ जब सेनापति रानी नंदिनी के पास आता है, तब तक यहाँ पर पौंथी आयन वहां से निकल चुका होता है और वो अपने भेष बदल के कुंदाबाई के पास आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि राजकुमारी कुंदाबाई और पौंथी आयन दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अब यहाँ पर कुंदाबाई उसे आदेश देती है, तुम्हें जल्दी से शिमला से अरुण को यहाँ पर तंजूर लाना होगा। और यहाँ पर दूसरी तरफ हमें रानी नंदिनी को दिखाया जाता है, जो कि अपने लवर वीर पांडियन की मौत की बदला लेने के लिए यहाँ पे आई थी। वो अपने एक साथी धर्मा को अरुण को मारने के लिए शिमला भेजती है। दूसरी तरफ हमें कुंदाबाई को दिखाया जाता है, जो कि राजा सुंदर चोल की बीमार होने के बाद से खुद ही महल के सारे कार्य संभाल रही थी और उसने शादी नहीं की थी। और हमें यहाँ पर मधुरतन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी माँ से बात कर रहा होता है। उसकी माँ से बोलती है कि तुम्हारे पिता ने अपनी मर्जी से सुंदर चोल को ये राज्य दी थी। पर मधुरतन अपनी माँ की कोई बात नहीं मानता और वो बोलता है मैं राजा जरूर बनूंगा, और वो उनकी बातों का अवहेलना करके वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे वो सिंहासन हर हालत में चाहिए था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आदित्य नॉर्दर्न में बहुत लड़ाई करने के बाद युद्ध जीत जाता है। तब उसे दादू सर उसे बोलते हैं कि तुम अब अपने साम्राज्य वापस चलो। तब वो उन्हें मना कर देता है और बोलता है मैं वहां पर कभी वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहां पर नंदिनी रहती है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आदित्य नंदिनी को पसंद करता था और नंदिनी भी आदित्य को पसंद करती थी। पर नंदिनी की कोई बैकग्राउंड नहीं था, वो कोई राजा की बेटी थी और वो एक अनाथ थी। इस वजह से राजा सुंदर चोला ने उन दोनों की शादी करने के लिए मना कर दिया और इस बात के बाद नंदिनी कहीं बाहर चली गई और उस वक्त आदित्य ने खुद को युद्ध में बिजी कर लिया था। जब दोबारा वो नंदिनी से मिला, तब वो वीर पांडियन के साथ युद्ध कर रहा था और वो नंदिनी वीर पांडियन के साथ लव में थी। तब नंदिनी ने उसे रिक्वेस्ट किया था कि वो वीर पांडियन को छोड़ दे, पर आदित्य ने अपने गुस्से में आके वीर पांडियन को मार दिया था। और उस दिन नंदिनी ने खुद प्रण लिया था कि वो आदित्य और चोल वंश दोनों को ही बर्बाद करने के बाद शांति से जिएगी। और अब आदित्य ने भी उससे नफरत करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसके
उसके बाद उसने पार्वतीश्वर से शादी कर ली और अब आदित्य का प्यार नफरत में बदल गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पोन्नियिन सेल्वन मतलब अरुण ने राजा महेंद्र को हरा के शिमला में विजय प्राप्त कर लिया था और अब वो आश्रम में अपने गुरुजी से मिलने आता है। वहां पर गुरुजी उसकी उदारता और कर्तव्यपरायण को देख के उससे शिमला में बैठने के लिए कहते हैं। अरुण उन्हें मना करता है और कहता है उसकी जीवन सिर्फ चोल साम्राज्य के लिए। दूसरी तरफ रानी कुंदाबाई ताजूरा के सुंदर चोला को सारी बातें बताती हैं। तब सुंदर चोला उन्हें बताते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द अपने दोनों बेटों को यहाँ पर बुलाना होगा। वहीं दूसरी तरफ पर्वतेश्वर और उसके मंत्री लोग प्लान करते हैं कि अरुण और आदित्य के आने से पहले वो लोग राजा सुंदरचूल को अपने बातों में लेके मधुरतन को इस राज्य के राजा बनाएंगे। अब आगे की योजना नंदिनी उसे बताते हैं। उन्हें बताते हैं कि अरुण को सबसे पहले यहाँ पे बुलाना होगा, जिस वजह से आदित्य यहाँ पे नहीं आ पाएगा। उन दोनों को एक साथ यहाँ पे आने से उनसे रोकना होगा। उन दोनों भाइयों को अलग अलग करके ही उन्हें मारना होगा, क्योंकि वो उन दोनों को एक साथ नहीं मान सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूर्णिमा नाम की एक बोट वाली पंथी आयन को लेकर शिमला पहुंचती है। दूसरी तरफ पांड्यन के कुछ गुंडे लोग भी वहां पे पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें काम दिया गया था अरुण को मारने के लिए। अब पंथी आयन को ये बात पता नहीं थी कि वो लोग अरुण को मारने के लिए यहाँ पे आए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजा सुंदरचूल को अपने बातों में लेके पर्वतेश्वर अरुण को यहाँ पे बुलाता है और उनके नाम की स्टैंप लगा के वो उन्हें पत्र लिखता है। अगर ये बात यहाँ पर कुंदाबाई को पसंद नहीं आती, तब राजा सुंदरचूल उसे बताते हैं कि अगर मेरे दोनों बेटे यहाँ पे होंगे तो मुझे किसी बात की फिक्र नहीं। अब वो उससे नॉर्दर्न जाके आदित्य को लेके आने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ नंदिनी चोल साम्राज्य की महारानी बनने के सपने देख रही होती है। वहां पर शिमला पे हम देखते हैं कि पंथी आयन अरुण के पास पहुंच जाता है और उन्हें रानी बनिती का पत्र देता है। उसके साथ कुंदाबाई का पैगाम देता है कि उन्हें जल्द से जल्द चोल साम्राज्य पहुंचना होगा। और यहाँ पर हम बताते हैं कि बनिती अरुण की फियांसे होती है, जो कि उनसे बहुत प्यार करती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उन दोनों की जल्द ही शादी होने वाली थी। यहाँ पर जब अरुण रास्ते में जा रहा होता है तो पांड्यन की सेना आके उसके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर मोनिमा आके उसे बचाती है। ये वही मोनिमा होती है जो कि पोनी नदी से अरुण को डूबते हुए बचाई थी और आज यहाँ पर दोबारा उन्होंने उसकी मदद की थी और उसे जान से बचाया था। दूसरी तरफ कुंदाबाई आदित्य से मिलने जाती है और उसे ताजू चलने के लिए कहती है, पर वो इस बात को सिरे से नकार देता है, क्योंकि उसे वहां पर नंदिनी से मिलना पड़ता। और इस बात के लिए वो उससे शिकायत करता है कि जब वक्त आया था तब उसने भी सुंदर चोला के साथ देख के उसे नंदिनी से दूर कर दिया। अब वो उसके साथ नहीं जाएगा। तब वो उसे समझा दे कि उस वक्त राज्य के लिए यही करना जरूरी था, क्योंकि राज्य के लोग इस बात के लिए कभी राजी नहीं होते और वो नंदिनी को नहीं अपनाते। और अब वो फिर से उसे रिक्वेस्ट करती है और आदित्य उसे मना कर देता है और कुंदाबाई खाली हाथ वापस लौटती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पूर्णिमा को पता चलता है कि अरुण को मारने के लिए बहुत से लोग बोट के जरिए उस पर हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पांड्यन के लोग बहुत लोगों को मार रहे होते हैं कि राजा महेंद्र से मिल सके। वहां पर उन्हें धर्म मिलता है, जो कि नंदिनी के पैगाम के जरिए आया था और वो उन्हें बताता है कि अगर वो दोनों मिल जाए तो वो अरुण को जरूर हरा सकते हैं। पर्वतेश्वर की सेना यहाँ पर उसे लेने आई है। अगर वो लोग साथ दे तो वो लोग उसे रास्ते में ही मार सकते हैं और शिमला के ऊपर भी राजा महेंद्र राज करेंगे। ये बात उन लोगों को भी पसंद आती है और वो दोनों लोग मिल जाते हैं। दूसरी तरफ पूर्णिमा आके अरुण को बताती है कि शाही पैगाम आ चुका है कि उन्हें यहाँ से जाना होगा। तब ये बात सुन के पोंथी आयन उन्हें बताता है कि शायद ये किसी का चाल है। तब भी अरुण ये बात सुन के भी पोंथी आयन को बताते हैं कि शाही पैगाम आया है और मैं उसका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और इस वजह से मैं उनके साथ जरूर जाऊंगा। और उसके बाद वो वहां से निकल जाते हैं। इसलिए वो एक प्लान बनाता है और अपने शाही कपड़े पोंथी आयन को दे देता है और खुद नॉर्मल कपड़ों में पूर्णिमा के साथ निकल जाता है। रास्ते में पोंथी आयन के ऊपर दोनों सेना हमला करते हैं। वहां पर पर्वतेश्वर की सेना को वो लोग मार देते हैं और पोंथी आयन को वो पोन्नियिन सेल्वन समझ के उसे बंदी बना देते हैं। पर बाद में उन्हें पता चलता है कि ये पोन्नियिन सेल्वन नहीं है, ये पोंथी आयन है और अब वो लोग उसे जहाज में लटका देते हैं। अब अरुण पूर्णिमा के साथ पोंथी आयन को बचाने के लिए आता है, जहां पर वो उन लोगों से फाइट करने लगता है। पर तभी वहां पर समुद्र में बहुत बड़ा सुनामी आता है और अरुण के जहाज को डुबा देता है। अरुण भी बहुत ज्यादा घायल होने के कारण वो बच नहीं पाता, शायद वो समुद्र में कहीं खो गया होता है। जब ये बात राजा सुंदरचूल को पता चलता है तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ जब ये बात रानी कुंदाबाई को पता चलती है तो उन्हें भी धक्का लगता है। आदित्य को जब ये बात पता चलता है तो उसकी गुस्से की तो कोई सीमा ही नहीं रहती, क्योंकि उसे पता था कि ये सबके पीछे कोई और नहीं, सिर्फ नंदिनी है। अब वो उस नानी नंदिनी को मारना चाहता था और इसलिए वो अपनी सेना के साथ ताजुर के लिए निकल जाता है और PS चैप्टर 1 खत्म हो जाती है। यहाँ पे हमें PS चैप्टर 2 की कुछ ग्लिम्स दिखाई देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि नंदिनी जहाँ पे अरुण गिरा था वहाँ उस बोट पे जाती है और वहाँ पे वो कुछ देखती है या कहीं तो कुछ ढूंढती है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी भी पर्सनली मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई, पर हाँ इस मूवी पे सारे एक्टर्स की एक्टिंग बहुत खूब है और यहाँ पे स्टोरी भी बहुत अच्छी है। पर इसके बजट के हिसाब से ये मूवी इतनी ज़्यादा तो अच्छी नहीं है, क्योंकि इसकी स्टोरी ज़्यादा कुछ खास नहीं है और ना ही इसे कुछ ज़्यादा खास तरीके से दिखाया गया है। ये बहुत सिंपल तरीके से दिखाया गया है, तो ये तो इतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं। पर आप चाहें तो देखने जा सकते हैं। ये मूवी आपको हिस्टोरिकल वाइब्स ज़्यादा देगा। और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम अपने चैनल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।